Hello, dear friends. This is Dr. Divanjani, and today we are going to discuss the welfare-oriented definitions. First definition that we are going to discuss is the Marshall's definition. Political economy or economics is the study of mankind in ordinary business life, examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth, and on the other side, more important side, is a part of study of a man. Second definition, which was given by Professor Pigou. Professor Pigou writes that economic studies the part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring of a money. Third definition, which was given by Cannon. Cannon says that the aim of political economy is the explanation of the general cause on which the material welfare of the human being depends. So ये तीन डेफिनेशंस अगर आप देखिए तो इसमें पर्टिकुलर ये जो दो डेफिनेशंस हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो रही है, तो मैं आपको इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर ये दोनों डेफिनेशंस ऑलरेडी आ जाएगी. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स दोनों सेम चीज है. स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड यानी ह्यूमन बीइंग का स्टडी करता है इन ऑर्डिनरी दैट इज द रूटीन बिजनेस लाइफ. ठीक है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हाउ ही इज मेकिंग मनी, वो उसकी इनकम अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, वो पैसा किस तरह से अर्न कर रहा है और उसका एक्सपेंडिचर किस हिसाब से हो रहा है. दैट इज यू कैन से इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज, जिसको हम मटीरियल वेलफेयर बोलेंगे या फिर मटीरियल रिसोर्सेस हम बोलेंगे ऑफ वेलबींग, जिससे वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स अचीव कर सके. दस ऑन दी वन साइड इट्स अ स्टडी ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो वेल्थ का स्टडी तो करता है, लेकिन साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज का स्टडी करता है, दैट इज अ स्टडी ऑफ अ मैन. जो अर्लियर डेफिनेशन थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके अंदर सिर्फ वेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन मार्शल और दूसरे राइटर्स ने प्रोवाइड किए, जिसके अंदर वेल्थ एज वेल एज मैन, क्योंकि मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैन के लिए वेल्थ है, वेल्थ के लिए मैन नहीं है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैन ओवर हियर. सो मैन के लिए ये पूरी वेल्थ यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, कंज्यूम की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. दैट इज द मेन डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन एज फार एज द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इज कंसर्न. Moving on the next point, that is the limitation of welfare-oriented definition. First limitation is concept of ordinary business life is rather vague. Now, see, there is no clear-cut distinction can be made between as what do you mean by ordinary business of life and extraordinary business of life. दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये कंप्लीटली अनक्लियर है, ये कंप्लीटली वेग है कि आप ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब कैसे निकाल रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब कैसे निकाल रहे हो. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और किस तरह से ये डिफरेंसेस किया जाए इसके ऊपर भी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस जिन्होंने दिए ऑथर्स ने, जैसे कि मार्शल, पिगो, कैनन, इन्होंने ये स्पेसिफिकेशन नहीं रखा है कि वेल्थ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है. तो ये द कंसेप्ट इटसेल्फ इट्स अ वेग, यानी कि ये जो कंसेप्ट, ये जो असम्पशन है, ये बेसलेस असम्पशन है, इसका कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, ताकि ये इस कंसेप्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन हो सकती है. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस रादर देन सोशल साइंस. देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में बताई गई है कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू सोशल साइंस. नाउ सोशल साइंस रेफर्स टू अ साइंस विच डील्स विद इंडिविजुअल पर्सन्स हु लिव इन सोसाइटी इटसेल्फ. तो जो पर्सन सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं के लिए ये सोशल साइंस है. ठीक है, उनका ही स्टडी इकोनॉमिक्स करता है. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु यूज्ड टू लिव आइसोलेशन, हु यूज्ड टू लिव इन आइसोलेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल साधु संत देख लीजिए, कोई भिखारी है वो देख लीजिए, जो सोसाइटी में नहीं रहते. ठीक है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग अर्निंग मनी, दे आर मेकिंग मनी और उनका एक्सपेंडिचर भी होता है. तो क्या उन्हें इकोनॉमिक्स में कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बट ऑब्वियसली वो भी कवर होने चाहिए. सो इकोनॉमिक्स शुड बी ह्यूमन साइंस रादर देन दी सोशल साइंस, जो ये इसकी दूसरी बड़ी लिमिटेशन है. Third limitation that we are going to discuss is definition is classificatory rather than analytical. अब classificatory का मतलब क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है वो एनालाइज नहीं करिए, बट सिंपली दो एक्टिविटीज को क्लासिफाई करिए. एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज है जो मटेरियल वेलफेयर को प्रोड्यूस करती है और दूसरी एक्टिविटीज
जो मटेरियल वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करती है, और दूसरी एक्टिविटी जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिंपली क्या बताता है कि ऐसे लोगों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे जो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, नॉट सर्विसेज, मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पर जो लोग मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जो लोग सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी चीज है तो फिर जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सारे लोग भी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी बहुत अच्छी इनकम अर्न करती है, तो इनको इकोनॉमिक्स में कवर करना चाहिए। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जितने भी लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इकोनॉमिक्स की रेंज से बाहर है, इकोनॉमिक्स की स्कोप से बाहर है। ठीक है, next point is criticisms of the concept of welfare. Now Robbins criticized relationship between economics and welfare. He says that there are many activities that are not good for welfare, for example production of alcohol, even though it is an activity, economic activity, and it satisfied human wants. ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अल्कोहल है या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, हथियार है, ये सारी चीजें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, बट दो इट डू नॉट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का काम नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस करती है, कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती। ये डिस्टिंक्शन करने का काम इकोनॉमिक्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स हैज टू बी रिमेन न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, यानी इकोनॉमिक्स के लिए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बोथ आर सेम, उस दोनों के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी अलग अलग जगह नहीं होनी चाहिए एज पर दिस डेफिनेशन। ठीक है, सो रॉबिन्स, द इकोनॉमिक्स एंड कॉज ऑफ मटेरियल आर नॉट रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस एंड इट डज नॉट नीड टू रिकमेंड और एडवाइस। इकोनॉमिक्स को कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होगा, जो चीज जैसी है उसको ऐसे एक्सप्लेन करें या फिर एक्सप्लोर करें। ठीक है, दो साइंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स का एक्सप्लोरेशन होता है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस में। लेकिन पॉजिटिव साइंस में सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करने का काम इकोनॉमिक्स का नहीं है एज पर द डेफिनेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। अब एक चीज जरा समझिए, जब भी हम वेलफेयर की बात करेंगे तो अलग अलग लोगों के लिए वेलफेयर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज मैं और मेरा भाई, हम दोनों, तो अगर हम दोनों को एक इटालियन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, जो सपोज 400-500 रुपए का एक पिज़्ज़ा आता है, तो ये पिज़्ज़ा हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों ये काफ़ी कंज्यूम करते हैं। मेरा भाई जो है फ्रीक्वेंटली ये कंज्यूम करता रहता है, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार 2 बार ये खाता रहता है। लेकिन मैंने पिछले 6 महीने से ये पिज़्ज़ा नहीं खाया और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, फॉर एग्जांपल। लेकिन मैंने एक ओकेशन ऐसा आया जिसमें मेरे पास पैसे भी थे और मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा मुझे जहाँ पे खाना था वहाँ से मुझे पिज़्ज़ा भी मिल रहा था, और 500 रुपये भी मैंने जो वहाँ पे इकट्ठा किए थे पिज़्ज़ा परचेज करने के लिए और पिज़्ज़ा को खाने के लिए। नाउ मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और मेरे साथ में मेरा भाई भी पिज़्ज़ा खा रहा है, तो हम दोनों सेम पिज़्ज़ा, सेम क्वालिटी, सेम स्ट्रक्चर, सेम लेवल पे, सेम जगह पे बैठ के बाजू बाजू में खा रहे हैं। लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल वो पिज़्ज़ा खाने का अलग होगा और मेरा भाई के लिए वो सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होगा। सो दिस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी क्वांटिफाई। इसको हम क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते कि इस बंदे को कितना मजा आया खाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक एक पीस का मजा कुछ अलग ही होगा कि 6 महीने बाद मैं अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई के लिए क्या होगा कि वो बोलेगा यार ठीक है यार, ये तो 2 दिन में 3 दिन में रोज में खाता रहता हूँ। शायद वो अपना पूरा पिज़्ज़ा खाएगा भी नहीं और हाफ छोड़ के भी चला जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट करूंगा, एक छोटा सा पार्ट भी वहां पे बचने नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज मैंने 500 रुपए पे किए हैं और मुझे ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। माई सेटिस्फैक्शन लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट और मेरे भाई का सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वेलफेयर को हम क्वांटिटेटिवली मेजर्ड नहीं कर सकते।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन और इसके क्रिटिसिज्म्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाय।